हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने जा रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। यदि हिंदी साहित्य कोई विद्यार्थी है और उसने शुक्ल जी का इतिहास नहीं पढ़ा तो उसका अधूरा अध्ययन कह सकते हैं। एक तरह से हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुख्य रीढ़ की हड्डी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो पहला संस्करण 1929 में आता है और उस प्रथम संस्करण जो आया था उस समय शुक्ल जी ने अपने प्रथम संस्करण के बारे में क्या कहा था, सबसे पहले वहीं से अध्ययन करते हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह, क्या कह रहा है, हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस डेट पर ज़्यादा ध्यान देने की बात है क्योंकि ठाकुर शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है उसका नाम था शिव सिंह सरोज और इसकी प्रमाणित तिथि 1888 ईस्वी है। क्या है? 1888। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इसकी जो तिथि दे रखी है वो 1833 दे रखी है, इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और एक बार परीक्षा में जो यूजीसी नेट की पेपर होता है उसमें पूछा गया था और उसमें 1883 डेट नहीं दे रखी थी और 1833 दे रखा था, तो इस 1833 को उन्होंने सही माना था। 1833 के बाद में 1889 और 1889 में डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन ग्रंथ का नाम था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये भी। और ये मॉडर्न कौन था? ग्रियर्सन। मॉडर्न गिरगा तो मार दिया, बस याद कर लेंगे भाई, मॉडर्न ग्रियर्सन का ग्रंथ था। अब इसके ग्रंथ की जो वास्तविक तिथि है वो 1888 ईस्वी है, लेकिन शुक्ल जी के इतिहास में 1889 दे रखा है। के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवित व्रत संग्रह निकला। काशी की नागरिक प्रचारणी सभा, क्या कह रहा है कि जो नागरिक प्रचारणी सभा कहाँ थी? काशी में थी। का ध्यान आरंभ में इस बात की ओर गया। किसका ध्यान गया? काशी नागरिक प्रचारणी सभा का ध्यान इस बात की ओर गया कि शहर स्वयं सैकड़ों ऐसे पुस्तकें थी, हाथों से लिखी हुई ऐसी पुस्तकें थी जो देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी। शुक्ल जी कह रहे थे कि जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा है इसका ध्यान शुरुआत में इस तरफ गया कि जो देश में सैकड़ों ऐसी पुस्तकें थी जो हाथों से लिखी हुई थी, हस्तलिखित थी, जो कि प्रकाशित नहीं हो पाई थी। देश के उस समय के राजा महाराजा थे, उनके जो राज पुस्तकालय में रखी हुई थी लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी थी। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से सन 1900 में पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। ये प्रश्न बन सकता है कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने पुस्तकों की खोज का काम अपने हाथ में कब लिया था? सन 1900 में लिया था। 1900 से लेकर के 1911 तक, कब तक है? 1911 तक। 1900 में अपने हाथ में ले लेते हैं और 1911 तक जब उन्होंने खोज की उसमें कितनी रिपोर्ट निकली? 8 रिपोर्ट। कितनी रिपोर्ट उनकी? 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। ये प्रश्न बन जाए कि कितने वर्ष तक? 1900 से लेकर के 1911 तक काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने इन 11 वर्षों में 8 रिपोर्टें निकाली और इस 8 रिपोर्टों के अंदर सैकड़ों ऐसे कवि थे जो अज्ञात थे
और कुछ ज्ञात कवि थे, उनकी अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में, कब की बात हो रही है, सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके 1913 में जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने जो सारी सामग्री जो तैयार की थी, जो रिपोर्ट निकाली 8 रिपोर्ट, उन 8 रिपोर्टों का उपयोग करके मिस्र बंधुओं ने इन मिस्र बंधुओं ने एक बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह निकाला। उसका नाम था मिस्र बंधु विनोद। तो मिस्र बंधुओं के ग्रंथ का नाम था मिस्र बंधु विनोद, जिसे वर्तमान काल के कवियों और उसके बाद कवियों और लेखकों का समावेश किया। वर्तमान काल के कवियों और लेखकों को भी समावेश किया। किसने समावेश किया? मिस्र बंधुओं ने। और 3 भागों में प्रकाशित होता है। ये क्या कह रहा है देखो, मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ था, ये मिस्र बंधुओं का था। इनका जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित होता है। कितने भागों में? 4 भागों में, लेकिन 2 बार प्रकाशित होता है। जब पहली बार प्रकाशित हुआ था 1913 में, जब 1913 में प्रकाशित होता है तो उस समय इस ग्रंथ के 3 भाग प्रकाशित होते हैं। 1913 में 3 और 1934 में इसका 4था भाग प्रकाशित हुआ था। इसलिए प्रश्न आ भी जाए, परीक्षा में पूछ लिया जाए प्रश्न, इनके ग्रंथ का कितने भाग प्रकाशित हुए थे, तो इसके ग्रंथ के 4 भाग प्रकाशित हुए थे। कितनी बार में? 2 बार प्रकाशित हुए थे। पहली बार में 1913 में 3 भाग 3 और 13 में 3, 34 में 4, यानी 1934 में केवल 1 भाग प्रकाशित हुआ था और 1913 में 3 भाग प्रकाशित। एक प्रश्न तो ये बन सकता है। दूसरा प्रश्न इसमें यह बन सकता है कि जो मिस्र बंधु है, ये 3 भाई थे। मिस्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई हैं। मिस्र बंधु 3 भाई थे और इन 3 भाई मिस्र बंधु 3 भाई थे। 3 भाइयों ने मिलकर के एक ग्रंथ निकाला था, मिस्र बंधु विनोद। 3 भाइयों के नाम पूछ सकता है, क्या क्या नाम है? तो एक नाम तो था श्याम बिहारी, एक नाम था गणेश बिहारी, और एक नाम था सुखदेव बिहारी। श्याम, गणेश और सुखदेव, 3 भाई थे। 3 भाइयों ने मिलकर के एक ग्रंथ निकाला, उसका नाम था मिस्र बंधु विनोद। 1913 में प्रकाशित होता है। 13 में एक साथ 3 भाग प्रकाशित होते हैं। 1934 में 4था भाग प्रकाशित होता है। इधर जब से विश्वविद्यालय में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्रों और अध्यापक दोनों कर रही थी। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही है, उन सबके सामयिक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। किसके बिना? समय, उसका काल विभाजन के बिना। यानी जो इतिहास सबसे पहले लिखा गया था, शुक्ल जी से पहले मिस्र विनोद आ गया था, ताशी का ग्रंथ आ गया, इस्तवार, ग्रेसन का मॉडर्न आ गया था। लेकिन इसमें क्या था, ग्रेस ने तो प्रयास किया था, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रयास नहीं था। इसलिए शुक्ल जी ने जो काल विभाग के बिना ही इतिहास का सच्चा अध्ययन नहीं किया जा सकता। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से प्रबुद्ध सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों को केवल कालक्रम से गुत्थी उपयुक्त व्रतमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी भी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता है।
क्योंकि शुक्ल जी से पहले जो इतिहास ग्रंथ आए थे ना, वो एक व्रत संग्रह थे। उसमें क्या था, काल विभाजन सही ढंग से नहीं किया गया था। इसलिए किसी भी काल विभाजन में क्या चीज आएगी, इसका कोई एक व्यवस्थित ग्रंथ नहीं था। 5 या 6 वर्ष हुई, कितने वर्ष हो गए थे, 5 या 6 वर्ष हुई थी। छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त यानी शॉर्टकट या छोटे रूप में नोट तैयार किए, जिनमें परिस्थिति के अनुसार एक शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी नहीं हो सकी। क्या कह रहा कि उस समय जितना मुझे साहित्य लिखना था, जितनी चीज़ों की आवश्यकता थी, वह उस समय उपलब्ध नहीं हो सकी। पर मेरे पास जो उपलब्ध थी सामग्री, जो भी हो सकी, उससे उस सामग्री को ध्यान में करके मैं कार्य पूरा किया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है, उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए या काल विभाजन को लीजिए, जिस काल विभाजन के भीतर किसी विशेष ढंग की रचना की प्रचुरता दिखाई पड़ती है। क्या कह रहा है ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिस काल विभाग के भीतर जिस प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। प्रश्न बन जाए कि शुक्ल जी ने काल विभाजन का जो नामकरण किस आधार पर किया था, तो क्योंकि उस काल के भीतर जो जिस प्रकार की रचनाएं ज़्यादा होती थी, उस प्रवृत्ति के आधार पर क्या किया गया, उसका नामकरण किया गया। जैसे आदिकाल था, आदिकाल को शुक्ल जी ने कहा था वीर गाथा काल। अब इस काल के भीतर रचनाएं सभी प्रकार की थी, लेकिन ज़्यादातर रचनाओं में वीर रस प्रधानता यानी वीरता की प्रधानता थी। और जब वीरता की प्रधानता थी तो शुक्ल जी ने उस काल का नाम रखते हुए वीर गाथा काल, तो रचना की प्रचुरता के आधार पर किया गया। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता था। इस प्रकार काल विभाजन का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले ले, वह परिणाम में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचना मिलकर भी उससे बराबर न होगी। क्या कह रहा है, किसी जैसे वीर गाथा काल था, उस वीर गाथा काल में ज़्यादातर वीरता की रचना थी, लेकिन और रचनाएं भी मौजूद थी। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं, कितने ढंग की रचनाएं, 5 ढंग की रचनाएं, जैसे 10 पुस्तक एक मान लो, 5, 1, 6, 7, 2 ऐसे क्रम मिलती है। जिस ढंग की रचना 10 पुस्तकें, उसकी प्रचुरता ज़्यादा होगी, कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 है। यह तो पहली बात है। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। ग्रंथों की एक बात तो क्या हो गई कि जिस काल में जिस प्रकार की रचना ज़्यादा मिलती, उसके आधार पर। दूसरी बात क्या उन्होंने क्या मानी, ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर। तो शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया, उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखा, एक तो रचना की प्रवृत्ति और दूसरी ग्रंथों की प्रसिद्धि। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रख करके शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में काल विभाजन किया। जिस काल के भीतर जिस एक ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उसी ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत माने जानी चाहिए। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करे। प्रसिद्धि भी किस काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है।
प्रसिद्धि क्या है ये पूछ ले। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। प्रसिद्धि क्या, प्रसिद्धि क्या चीज है कि किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि। सारांश ये हुआ इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर काल विभाग का नामकरण किया गया। तो प्रश्न बन जाए कि शुक्ल जी ने किन दो बातों का ध्यान करके काल विभाजन किया था। एक तो लोक प्रवृत्ति रचना की, उसमें रचना की जो रचना प्रवृत्ति को, एक तो रचना प्रवृत्ति हो जाएगी और दूसरा हो जाएगी ग्रंथों की प्रसिद्धि। इन दो चीज़ों का ध्यान रख करके शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में काल विभाजन किया। अब शुक्ल जी जो आदि काल है, इस आदि काल का नाम क्या रखा था, वीर गाथा काल रखा। क्या नाम रखा, शुक्ल जी पूछ ले कि शुक्ल जी ने आदि काल का नाम रखा वीर गाथा काल। और इस वीर गाथा काल का समय 1050 विक्रम संवत, इंपॉर्टेंट है, विक्रम संवत और एक आता ईस्वी संवत। तो शुक्ल जी ने जो विक्रम संवत में विभाजन किया, तो वीर गाथा काल का समय 1050 से 1350 विक्रम संवत है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की रचनाएं। शुक्ल जी के अनुसार उक्त काल में कितने प्रकार की रचनाएं मिलती है, दो प्रकार की रचनाएं मिलती है। प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो शुक्ल जी ने वीर गाथा काल का विभाजन किया था तो उसमें कितने प्रकार की रचनाएं मिलती थी, दो प्रकार की रचनाएं मिलती थी। एक रचना होती थी अपभ्रंश भाषा की और एक होती थी देश भाषा की रचना। देश भाषा क्या होती थी, जो उस समय आम लोग जो बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे उससे देश भाषा कहते थे, और जो उस समय के जो कवि जिस भाषा का प्रयोग करते थे उससे अपभ्रंश भाषा कहा जाता है। समझ में आई। कितने प्रकार की, वीर गाथा काल में दो प्रकार की रचनाएं मिलती थी। कुछ रचनाएं अपभ्रंश भाषा में मिलती थी, जो अपभ्रंश भाषा उस समय की साहित्यिक भाषा कहेंगे, उस समय के कवि जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे अपभ्रंश भाषा कहते हैं। देश भाषा सामान्य बोलचाल की, आम लोगों के बोलचाल की भाषा थी और इन भाषा में जिन कवियों ने ग्रंथ लिखे उसे कहते हैं देश बोल। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी है। क्या कह रहा है कि जो अपभ्रंश की जो भाषा की जो पुस्तकें थी उसमें कई पुस्तक तो जैन धर्म के बारे में या जैन धर्म के संबंधित थी, जो साहित्य की कोटि में नहीं आती है। शुक्ल जी ने जो उस समय सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इस साहित्य की कोटि में नहीं माना क्योंकि इसको धार्मिक साहित्य कहकर नकार दिया, इसलिए साहित्य की कोटि में नहीं आती, ये कहा शुक्ल जी ने। जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि शुक्ल जी ने जब जैन साहित्य या सिद्ध साहित्य को जो साहित्य कोटि से बाहर निकाल दिया तो फिर अपभ्रंश साहित्य का उल्लेख क्यों किया। तो इसलिए किया कि लोगों को ये बात पता तो चलनी चाहिए कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कब से हो रहा है। इस बात को बताने के लिए उन्होंने इस जैन साहित्य को, जैन साहित्य है उसमें अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया, उसका उल्लेख किया गया है। साहित्य की कोटि में आने वाले रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषय पर फुटकल दोये हैं। अब साहित्य कोटि कौन सी हो गई, अपभ्रंश भाषा हो गई। अपभ्रंश भाषा उस समय साहित्य की भाषा थी, तो इस अपभ्रंश भाषा में आने वाली जो रचना थी वो कुछ तो क्या हो गए, अलग अलग भिन्न भिन्न विषयों के बारे में फुटकल दोये, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। साहित्यिक पुस्तक केवल 4 है। प्रश्न पूछने जाए कि साहित्यिक पुस्तक कितनी थी। शुक्ल जी ने 2 प्रकार की रचनाएं बनी, एक अपभ्रंश भाषा में, एक देसी भाषा में। तो 4 पुस्तक है ना, कितनी पुस्तक, 4 पुस्तक तो हो जाएगी, किस में हो जाएगी, अपभ्रंश भाषा में। कौन कौन सी, एक हो जाएगी विजयपाल रासो, एक है हमीर रासो, और 2 रचना हो जाएगी कीर्ति लता और कीर्ति पताका, यानी 4 रचना है जो अपभ्रंश भाषा में। कितनी रचना माने, 4। अब शुक्ल जी ने 12 रचनाओं का प्रयोग किया गया। कितनी रचनाओं का प्रयोग किया गया,
शुक्ल जी ने 12 रचनाओं के 12 रचना इस वीर गाथा काल में गिनाई है। जो मुख्य मुख्य रचना 12 गिनाई, उसमें से 4 रचना तो हो जाएगी कौन सी, अपभ्रंश भाषा की या साहित्यिक भाषा की। इसके अलावा जो देश भाषा है उसमें 8 रचनाएं मानी गई हैं। कितनी रचना मानी देश भाषा में? देश भाषा की जो रचना 8 पुस्तकें हैं उसमें खुमान रासो, बिसल देव रासो, कौन कौन सी रचना? खुमान रासो है एक, इसका कवि कौन है? दलपत बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जस मैक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। 8 रचना। अब इसमें से 3 रचनाएं कौन कौन सी? बिसल देव रासो जो कि श्रृंगार रस में है, खुसरो की पहेलियाँ श्रृंगार रस में, विद्यापति की पदावली श्रृंगार रस में। यानी ये जो 12 रचना है कौन कौन सी? विजयपाल रासो, अम्भी रासो, कीर्तिलता का, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जसमय चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। इन 12 पुस्तकों में से 3 पुस्तक बिसल देव रासो, विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ ये श्रृंगार रस में है, और 9 पुस्तकें किसमें? वीर रस में, और ये प्रसिद्ध रचना भी है। तो शुक्ल जी ने 2 प्रकार से उस समय का साहित्य की बात करी है कि एक तो रचना की प्रवृत्ति, दूसरी प्रसिद्ध ग्रंथ। तो ये 12 ग्रंथ उसमें प्रसिद्ध थे। अब उसमें से 3 ग्रंथ क्या हो जाएंगे? उन 12 ग्रंथों में से 3 ग्रंथ क्या हो गए? इन 12 ग्रंथों में से 3 ग्रंथ हैं वो तो हो गए श्रृंगार रस के, और 9 ग्रंथ है वीर रस के। और इन 9 ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने, वैसे ग्रंथ तो 12 है लेकिन 12 में से 9 ग्रंथ वीर रस के, और इन ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने आदि काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। पूछ भी ले इन 12 ग्रंथों में से प्रश्न आ जाएगा किन ग्रंथ के आधार पर शुक्ल जी ने आदि काल का नाम वीर गाथा काल नहीं रखा या रखा है, उसमें एक ग्रंथ अलग आ जाए तो 12 ग्रंथों को ध्यान रखना है। विजयपाल रासो, अम्भी रासो, कीर्तिलता का, कीर्ति पताका, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया। उसके बाद में खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जसमय जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेली, विद्यापति की पदावली, 8 ग्रंथ देसी भाषा में लिखी गई है। इन 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदि काल, कितने पुस्तक दृष्टि से? इन 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदि काल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। 12 पुस्तकों के आधार पर इन शुक्ल जी ने आदि काल का नामकरण किया है। और क्या नामकरण किया गया? वीर गाथा काल नामकरण किया। इनमें से अंतिम 2 रचना, अंतिम 2 कौन सी है? खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, और एक कौन सी रचना है? बिसल देव रासो। ये 3 रचनाएं हैं श्रृंगार रस में है। इनके अलावा जो 9 रचना बची वो किस में जाएगी? वीर रस को जाएगी, वो वीर गाथा रचना जाएगी। अतः आदि काल का नाम वीर गाथा काल रखा जा सकता है। आदि काल का नाम वीर गाथा काल रखा जा सकता है, इस शुक्ल जी ने कहा। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थितियों की प्रेरणा से वीर गाथा की प्रवृत्ति, वीरता की जो भावना थी रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिस्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। देखो ये 12 रचना तो शुक्ल जी ने जो मुख्य रचना प्रसिद्ध ग्रंथ थे वो है। इसके अलावा जो मिस्र बंधु, उन्होंने जो मिस्र बंधु विनोद लिखा था उसमें इन रचनाओं के अलावा भी और रचनाओं का नाम गिनाया। कौन कौन सी है? उसमें एक भगवत गीता है, एक वृद्ध नवाकार है, एक व्रतमाल है, एक सम्मतसार है, एक पतली है, अनियन योग है, जम्बू स्वामी रासा है, रहमतगिरी रासा है, नेमिनाथ चौपाई है, उवेश माला है और उपदेश माला है। और जिसमें 1 नंबर रचना भगवत गीता है, वो तो आदिकाल से भी प्राचीन रचना है। उसकी भाषा के उदाहरण देखें, वो देखो कि तेही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चिताई। ये पंक्ति दे रही है, इससे पता चलता है कि ये आदिकाल से भी प्राचीन भाषा है। अब सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊं, अगम अपार है जाकर जाऊं। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं पर वर्णों का द्वित्व देख करके
प्राकृतिक भाषा, कहीं चौपाई को देकर अवधेय भैंसवाड़ी समझते हैं। भाव या घाट और विचार को फीलिंग कहते हैं। इससे उद्योत होता है कि ये जो पद्य है 1000 के क्या संवत 500 के भीतर बताए तो वे आश्चर्य की बातें नहीं है। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहर्षों संपूर्ण जानो। अब रही शेष 9 पुस्तकें 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के बारे में जैन धर्म के तत्व निरूपण करती है, जो साहित्यिक कोटि में नहीं आ सकती है। जो 6 नंबर की पुस्तक है वह योग की पुस्तक है। अब इसमें से जो भगवत गीता पुस्तक है उसकी तो बात हो गई कि ये तो 1000 क्या संवत 500 से की पहले की बता गई। अब उसमें से भी 2 नंबर की पुस्तक और 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। अब 2 नंबर की जो पुस्तक है वो कौन सी थी? वृद्ध नवाकार है। 7 नंबर की पुस्तक जम्बू स्वामी रासा है। क्या नाम है? 7 नंबर की जो पुस्तक उसका नाम है जम्बू स्वामी रासा। और 9 नंबर की पुस्तक नेमिनाथ चौपाई है। और 10 नंबर की पुस्तक उपदेश रसायन। ये जो पुस्तक है, अब ये जो पुस्तक है ये जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के तत्वों के बारे में वर्णन किया गया इसमें। पुस्तक नंबर, और जो जैन धर्म को तो इन्होंने साहित्यिक कोटि में माना नहीं शुक्ल जी ने। अभी जब साहित्यिक कोटि में नहीं है तो इनको साहित्यिक पुस्तक नहीं मानेंगे। 6 नंबर की जो पुस्तक है उसका नाम क्या? अनियन योग। अब इसमें तो नाम में क्या जुड़ा हुआ है? योग जुड़ा हुआ है, तो ये योग की पुस्तक हो जाएगी। 3 नंबर की पुस्तक का नाम व्रतमाल। और 4 नंबर की पुस्तक है इसका नाम है संवत्सार। अब ये कोई पुस्तक नहीं मिली कहीं पर भी। एक तो ये कौन कौन सी पुस्तक है? एक तो संवत्सार है और एक व्रतमाल है। ये दोनों पुस्तक कहीं पर मिली हुई नहीं है, केवल इसका नाम मिला है। इस केवल सूचना है कि 2 पुस्तकें थी। विषय का विवरण, कुछ विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो कि वर्णनात्मक यानी विस्तार रूप में है या डिस्क्रिप्टिव रूप में। एक में नंद के जोनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का वर्णन है। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय ही में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि मैं क्या अंतर कैसे क्या बात कर रहा है कि मैं इन पुस्तकों को भी यदि आदि काल के अंदर में रख लेता तो भी इस आदि काल का जो मैंने नामकरण वीर गाथा काल किया उस नामकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः अच्छा वो पर नहीं पड़ता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार के 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती। यदि ये जो पुस्तकें दे रखी है, ये जो 10 पुस्तक गिनाए किसी ने मिस्र बंधुओं ने गिनाई उन 12 पुस्तकों के अलावा, इनमें से एक जो भगवत गीता है ये तो कैसी पुस्तक आदि काल से पुरानी। जो 9 पुस्तक बची यदि साहित्यिक पुस्तक भी होती तो भी मेरे वीर गाथा काल नामकरण करने में कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। और शुक्ल जी पहले कह रहे हैं कि जब मैंने काल विभाजन किया तो मैंने 2 चीज़ों का ध्यान रखा। एक तो उस काल में लिखी जाने वाली जो सर्वाधिक रचना है प्रसिद्ध ग्रंथ, एक प्रसिद्ध ग्रंथ, तो एक उस सर्वाधिक जो रचना और रचना में जो सर्वाधिक प्रवृत्ति जिस प्रकार की प्रवृत्ति मिलती उन प्रवृत्ति का और प्रसिद्ध ग्रंथों का ध्यान रखा। इसलिए मैंने 12 प्रसिद्ध ग्रंथ उस समय के थे वो मैंने बता दी। ये शुक्ल जी कह रहे एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई। क्या कह रहा है? ये नहीं है शुक्ल जी ये कह रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि एक रचना है और एक रचना के भीतर जहाँ अलग अलग भिन्न भिन्न माने अलग अलग प्रकार की परंपराएं चली हुई है। ये नहीं केवल एक ग्रंथ है उसकी वीरता की भावना और दूसरी बात आई नहीं। जैसे पृथ्वीराज आंसू, अब पृथ्वीराज आंसू वीरता की भावना भी है, उसमें प्रेम भी है, तो दोनों प्रकार की बात लेकर चलती है। अलग अलग परंपराएं इसमें है, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाजन किया विभाग किया गया। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण काव्य धारा। भक्ति काल में अपन 2 भाग बांटते हैं, जो सगुण भक्ति काव्य को एक निर्गुण भक्ति काव्य को। फिर सगुण को भी उन्होंने 2 में बांट दिया। सगुण को इन्होंने किस में बांटा था? सगुण काव्य धारा और निर्गुण। सगुण को तो राम की पूजा करते थे उस राम काव्य कह दिया, और जो कृष्ण करते थे उसे कृष्ण काव्य कह दिया। जो वो निर्गुण भक्ति धारा थे उसको 2 भागों में बांटता। अब 2 भागों में बांटते, तो ज्ञानाश्रय शाखा और एक है प्रेम मार्ग शाखा।
ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य धारा में रामकुमार वर्मा ने बाद में कहा था। लेकिन शुक्ल जी ने तो, यदि पूछ लिया जाए प्रश्न कि शुक्ल जी ने निर्गुण शाखा को कितने रूप में दो भागों में बांटा। एक तो ज्ञानाश्री शाखा, ये ज्ञानाश्री शाखा संत काव्य धारा भी कही जाती है। और प्रेम मार्ग शाखा, इस प्रेम मार्ग शाखा को सूफी काव्य, लेकिन ये सूफी काव्य और प्रेम मार्ग रामकुमार वर्मा ने कहा था, शुक्ल जी ने नहीं कहा था। शुक्ल जी ने तो ज्ञानाश्री शाखा का प्रयोग किया था और प्रेम मार्ग शाखा का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया था। तथा सगुण काव्य धारा में राम भक्ति होगी और कृष्ण भक्ति होगी। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है, उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषता अच्छी तरह दिखाई भी गई है और देखते ही ध्यान में आ भी जाएगी। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है। अब देखो, रीतिकाल है, उस रीतिकाल में जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको अलग अलग धाराओं में बांटते, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है। जो रीति, शुक्ल जी कह रहे हैं कि रीतिकाल के भीतर जो रीतिबद्ध यानी जो रीति से बंधे हुए हैं। रीति से बंधने का मतलब क्या हो गया कि जो प्राचीन जो काल के जो ग्रंथ हैं, जो संस्कृत ग्रंथ थे, उन ग्रंथों में जो जो परंपरा में जो बंधे हुए व्यक्ति थे, जो लेखक कवि थे, वो इसमें बंधे हुए हैं, तो रीति से बंधे हुए थे। परंपरा चले, उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। इसलिए शुक्ल जी ने रीतिकाल का उसको अलग अलग शाखाओं में नहीं बांटा, लेकिन इस शाखाओं में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बांटते थे बाद में जाकर। रचना के स्वरूप आदमी को स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है, शुक्ल जी का मानना था। यदि रीतिकाल है, रीतिकाल में एक रचना चल रही, रीति रीति रचना चल रही, और जब रीति रीति की रचना चल रही है, जो रचना करने वाले जो कवि ने उनको अलग अलग प्रकार रचना नहीं की, तो मैं रचना को कैसे बांट सकता हूँ। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो ही से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं है। यानी कोई उत्तर काल कह दिया और एक मध्यकाल कह करके उत्तर काल या पूर्व काल कह दिया, उत्तर पूर्व नाम दे दिया और उसका काल विभाजन कर दिया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। ये कहना मानना शुक्ल जी का मानना है। जब तक पूर्व और उत्तर अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें जो लक्षण, जब तक उसमें लक्षण अच्छी तरह लक्षण दिखाई नहीं देते, तब तक आप उसे उत्तर काल या उत्तर काल पूर्व काल नहीं बांट सकते हैं। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण नहीं बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल भांद चलने के पहले ये दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का ये प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म प्रायलोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। रीतिकाल के संबंध में दो बात और कहनी है इस काल के कवियों के बारे में। देखो, शुक्ल जी कह रहे हैं कि रीतिकाल के बारे में मुझे दो बात और कहनी है। वो कौन कौन सी बात है? पहली बात क्या है कि रीतिकाल के जो कवि है उनके परिचयात्मक, यानी उनके परिचय के बारे में, उनके कुछ ने कवि ने कहा जन्म से जीवन परिचय, उनके परिचय के बारे में वर्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ। यानी मैंने रीतिकाल के कवियों के बारे में ज़्यादा खोजबीन नहीं की, क्योंकि मेरा उद्देश्य, क्या उद्देश्य था? अपने साहित्य के इतिहास को एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। प्रश्न बन भी सकता है कि शुक्ल जी का इतिहास लिखने का क्या उद्देश्य था? तो उनका उद्देश्य यह था कि साहित्य था ना, उस साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था। क्या काम करना था उसका? एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि किसी कवि की प्रशंसा करना, न किसी कवि का कीर्तन करना था। अतः
कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं। अब मान लीजिए कथन प्रश्न, कहीं कथन वाला प्रश्न आ जाए और उसमें यह प्रश्न आ जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण देने के लिए मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ का उपयोग लिया, तो ये बात सत्य है। कि बात सत्य है कि रीतिकाल के कवियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका परिचयात्मक विवरण देने के लिए किस ग्रंथ का प्रयोग किया था। उस ग्रंथ का नाम क्या है? मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ है। क्या नाम है? मिस्र बंधु विनोद। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया। क्या कह रहा है? शुक्ल जी ने ये तो किया, लेकिन जो रीतिकाल के जो कवि, कुछ कवियों के बारे में उसके विवरणों में परिवर्तन भी किया और परिष्कार यानी सुधार भी किया। जब किन किन कवियों को किया? ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम साई और रसिक गोविंद के विवरण में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ 4 नाम है और 4 नाम है तो एक नाम हटा दिया जाएगा, दूसरा नाम जोड़ दिया जाता है और पूछ सकते हैं कि रीतिकाल के किन कवियों के विवरण में परिवर्तन और परिष्कार शुक्ल जी ने किया। तो 4 कवि थे, एक ठाकुर साहब थे, एक दीनदयाल गिरी था, एक राम साई है और एक रसिक गोविंद। कौन कौन है? ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम साई और रसिक गोविंद। इन 4 कवियों के विवरणों में परिवर्तन किया और परिष्कार किया। यद्यपि कुछ कवि का नाम छूट गए या किसी कवि को किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, तो इसमें मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई है। क्या कह शुक्ल जी? यदि मैं इस कवियों रीतिकाल की जो कवियों का जो विवरण दे रहा हूँ, यदि इसमें किसी कवि का नाम नहीं भी आया हो या कि उसका कोई प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं भी आया हो, तो इसमें मेरी कोई ज़्यादा उद्देश्य हानि नहीं। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को एक पक्का और एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना ही मेरा उद्देश्य था। किसी कवि का कीर्तन करना नहीं था, इसलिए मेरी कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि मैंने हिंदी इतिहास को एक पक्का और एक मजबूत, एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा कर दिया था। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं, उतनी की उतनी जरूरत से ज़्यादा मालूम हो रही। क्या कह रहे हैं कि मैंने इस रीतिकाल के अंदर जितने कवियों का नाम मैंने इस ग्रंथ में लिखे हैं या जितने कवियों के नाम मुझे मालूम हो रहे, उस समय और भी ये तो ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, ये तो कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है। रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तकें में किसी कवि की क्या अधूरी आलोचना भी नहीं की जा सकती। ये भी एक इम्पोर्टेंट पंक्ति है शुक्ल जी की। क्या कह रहा है कि इतिहास की पुस्तकों में, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं कर सकते। इतिहास के जो हिंदी साहित्य का हम इतिहास लिख रहे हैं, इसमें कोई सा भी कवि हो, इतिहास की किताबों के अंदर कवि की आलोचना नहीं की जाती, चाहे पूरी हो चाहे अधूरी, लेकिन अधूरी आलोचना नहीं कर सकते कवि की। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी, करनी है तो एक अलग से पुस्तक निकालो, स्वतंत्र पुस्तक निकालो, स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा, बल्कि इस इतिहास में लिखी है मैंने। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा। क्या कह रहा है कि उस समय के काल के जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कवि थे, उनके बारे में थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिखना पड़ा, नहीं तो छोटे छोटे से बातें लिखी। वहाँ भी विशेष प्रवृत्ति का निर्धारण किया गया। उसकी जो उन कवियों की विशेष प्रवृत्ति, उस बात को निर्धारण किया गया। यह अवश्य कि उनमें से कुछ प्रवृत्ति को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। उस काल में जो कवियों के पास जो प्रवृत्ति थी, उनमें से कुछ प्रवृत्ति को मैंने कह दिया जो रसोपयोगी है और कुछ को मैंने बाधक कहा। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना मानी जाती है और ये पंक्ति कई बार पूछी गई है परीक्षा में कि शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल की जो सबसे प्रधान साहित्यिक घटना वो क्या है? वो गद्य का आना, आधुनिक काल में गद्य का विकास होना, क्योंकि आधुनिक काल से पहले के जो साहित्य वो पद्य में मिलते थे, इसलिए आधुनिक काल में जो गद्य का जो विकास होना है सबसे प्रधान घटना है। ये पंक्ति कई बार पूछी हुई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति हो जाती है। इसीलिए उसके प्रसार का वर्णन
विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है, उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। पर जी ने माना वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए हो, इसके लिए उनसे भी अधिक उनकी कृतियों के विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा प्रार्थना करें। जैसा पहले कहा जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी, इसे इसका स्वरूप जो मैं रखना चाहता था वह पूरा नहीं हो सका। कवि और लेखकों के नामों उल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है कि इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इसमें आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया गया। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में जनवरी महीने में निकल चुका था। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है शुक्ल जी के इतिहास की, और यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। शुक्ल जी जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे पहली बार, तो ये कहाँ से लिखे थे? जो हिंदी शब्द सागर है, कहाँ से? हिंदी शब्द सागर। इसकी भूमिका में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से आया था? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। किस में आया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में आया था। कब आया था? 1929 में। और ध्यान रखना ये 1929 कई बार पूछा हुआ है, लेकिन ये जो महीना है जनवरी का जो महीना, ये इम्पोर्टेंट अब बनता है, क्योंकि अब जो नए नए प्रश्न बन रहे हैं उसमें महीना पूछा जाता है कि कौन से महीने में निकल चुका था ये पता। तो ये जनवरी का महीना भी याद रखना जरूरी है। जनवरी 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास है। किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। किसमें? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। कौन से महीने में? जनवरी के महीने में। इस अलग पुस्तकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई, विशेषतः आदि और अंत में, यानी आदिकाल के बारे में और अंत में इसमें बहुत सी बातें बढ़ाई गई। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ली गई है, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही है। क्या कह रहा है कि आदिकाल है जो वीर गाथा काल है, उस आदिकाल के भीतर जो दो प्रकार से अपभ्रंश की रचनाएं थी और एक देसी काव्य था, जो अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई, क्योंकि सदा से जो अपभ्रंश काव्य किस काव्य के अंतर्गत मानी जाती है? भाषा काव्य के अंतर्गत माना जाता था, इसलिए ले ली गई है। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसी भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमार पाल चरित्र और एक सारंगधर के अमीर रासो। यह अपभ्रंश में अमीर रासो का पता नहीं है, अमीर रासो ग्रंथ है ये सारंगधर का, और इसका कोई पता नहीं है। लेकिन एक रचना थी प्राकृतक पिंगलम सूत्र। इस प्राकृतक पिंगलम सूत्र को जब शुक्ल जी पढ़ रहे थे तो इसमें कुछ छंद मिले, वो उसको लगा कि तो अमीर के, और उलटते पलटते मुझे अमीर के युद्धों के वर्णन करने वाले बहुत से ओजस्वी पद्य और छंदों के उदाहरण मिले। तो मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद्य सारंगधर के प्रसिद्ध अमीर रासो के ही है। ये पद्य होगा। ये क्या होगा? यहाँ पर ये पद्य है। क्या ये पद्य? यानी उस पुस्तक में आए हुए जो पद्य थे ना, उन पद्य को पढ़ने जो चीज लगा उनको। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिससे उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वाले को भी
हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समृद्ध हो। मिस्र बंधुओं के प्रकांड कवित व्रत संग्रह मिस्र बंधु विनोद, क्या नाम है? मिस्र बंधु विनोद। कब आया था? 1913 में। कितने भाग आए इसके? 4 भाग। 13 में 3 भाग, 34 में चौथा भाग उल्लेख हो गया। रीति काल के कवियों का परिचय लिखने के लिए मैंने प्राय उस ग्रंथ का प्रयोग किया। किस ग्रंथ का प्रयोग किया? शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद का प्रयोग किया। अतः आधुनिक श्रेष्ठता के अनुसार उसके उत्साह और परिश्रम संकलनकर्ता को मैं धन्यवाद देना बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज, क्या कह रहा है? हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल पर आने पर उल्टनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास, BA हिंदी कोविद माला, हिंदी कोविद रत्न। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न कई बार पूछा मैं। ये 3 रचनाएं इसकी, एक हिंदी कोविद रत्नमाला, एक है कविता कौमुदी और एक है ब्रज माधुरी सार। जैसे शुक्ल जी ने रीतिकाल का परिचय लिया, तो रीतिकाल का परिचय में तो शुक्ल जी ने किस ग्रंथ का प्रयोग किया था? मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ का प्रयोग किया था। लेकिन जब आधुनिक काल की बात या और किसी ग्रंथ की बात आई तो उसमें 3 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। एक ग्रंथ है हिंदी कोविद रत्नमाला, और हिंदी कोविद रत्नमाला किस ग्रंथ है? बाबू श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। रामनरेश त्रिपाठी का ग्रंथ है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी ग्रंथ रामनरेश त्रिपाठी का है। और ब्रज माधुरी सार, वियोग हरि, इन 3 ग्रंथों का भी विशेष महत्व रहा। शुक्ल जी पूछ भी सकता परीक्षा में कि शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय किन ग्रंथों का प्रयोग किया? तो ब्रज माधुरी सार, वियोग हरि का, हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास का, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की में भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। उक्त तीनों महानुभावों की प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक का भी, क्या कह रही है? बहुत अच्छी बात कही कि जब शुक्ल जी ने जब आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण, आधुनिक काल की शुरुआत की जो बात करा, प्रारंभिक प्रकरण जब लिख रहे थे उस समय शुक्ल जी को कठिनाई मालूम हुई, तो उस कठिनाई में उसका साथ किसने दिया था? केदार पाठक। तो आधुनिक काल लिखते समय शुक्ल जी का सहयोग किया था, केदार पाठक ने सहयोग दिया। पर न आज तक मैंने उन्हें किसी भी बात के लिए धन्यवाद दिया, न अब देने की हिम्मत कर सकता। धन्यवाद को वे आजकल एक बदमाशी समझते हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार धन्यवाद को आजकल बदमाशी कौन समझते हैं? उसका नाम है केदार पाठक है। कौन है? केदार पाठक। और केदार पाठक का सहयोग शुक्ल जी ने कब लिया था? तो केदार पाठक का सहयोग शुक्ल जी ने आधुनिक काल में प्रथम प्रारंभिक की जो प्रकरण लिख रहे थे उसमें केदार पाठक का सहयोग है। और केदार पाठक जी आधुनिक काल को ये धन्यवाद आधुनिक काल में धन्यवाद क्या कहते हैं? बदमाशी कहते थे। इस कार्य मुझे जो भी भूली हुई उसमें सुधार की, जो त्रुटि रह गई उन्हें पूर्ति की, जो अपराध बिन क्षमा की, आशा करने के लिए मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। अब ये प्रसिद्ध बात है कि शुक्ल जी ग्रंथ कब आया था? अब अपने को पता है 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था शुक्ल जी ग्रंथ। कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है ये 29 में। लेकिन यदि संवत पूछ रह जाए तो 1986 हो जाएगा, क्योंकि 29 में जब आप 57 जोड़ोगे तो आप संवत में बदल सकते हो, इसे 1986 हो जाएगा। महीना कौन सा था? आषाढ़ शुक्ल 5 1986। आषाढ़ शुक्ल पंचमी 1986 को शुक्ल जी ग्रंथ। कौन से महीने में? आषाढ़ महीने में। हिंदी महीना पूछेगा तो जनवरी आएगा। ऐसे आषाढ़ संवत 1986 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि कक्षा आपको अच्छी लगी, आपके लिए उपयोगी है, तो इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।